आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट आप सभी को पता है कि फिजिक्स पार्ट 1 में हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव वाला यूनिट चल रहा है। उसमें आपको गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र वाला जो चैप्टर समाप्त हो चुका है। चुंबकत्व एवं द्रव्य वाला चैप्टर हमारा चल रहा है। इससे पहले भी मैं आपको इसका एक लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, इस यूनिट की देख लेना, ठीक है। और हाँ स्टूडेंट देखो, अभी से मेरे अकॉर्डिंग आप इंपॉर्टेंट मत पढ़ो। इंपॉर्टेंट के लिए आपके पास बहुत सारा टाइम बचा हुआ है। पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को लगा सकते हो। और अगर इंपॉर्टेंट पढ़ के गए 1% ना आया तो फिर क्या करोगे, पेपर में कुछ नहीं करके आओगे, फिर क्या फायदा होगा उससे। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आप जरूर लिख के आओगे और उसी पे आपको मार्क्स मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, पहले चैप्टर वाइज पूरी थ्योरी पढ़ लो, उसके बाद हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन कराएंगे। उसकी भी टेंशन ना लो यार, बट टाइम आने तो दो, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो, इससे पहले मैं आपको एक लेक्चर प्रोवाइड कर चुका था जिसमें मैंने बहुत कुछ क्लियर कराया था। पृथ्वी के चुंबकत्व के प्रमाण, भूचुंबकत्व के अवयव, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। आज हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, न्यूट्रल पॉइंट्स या उदासीन बिंदु। अब देखो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि जब हम किसी भी चुंबक की बल रेखाएं खींचते हैं, कोई भी चुंबक है, जैसे सपोज करो हमने यहाँ पर कोई मैग्नेट ले लिया, इस चुंबक की जब आप बल रेखाएं खींचोगे तो चुंबक की बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव पर पहुंचती हैं। सभी को पता है, मैं बता चुका हूँ सारी चीजें। अब देखो स्टूडेंट समझना, जब किसी चुंबक की बल रेखाएं खींची जाती हैं तो चुंबक की बल रेखाएं खींचते समय हमें दो उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर हम चुंबक की बल रेखाएं n/s खींचते हैं, अर्थात चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण की ओर रखकर, जैसे कोई मैग्नेट है हमारे पास, जैसे मैग्नेट है, जैसे हम यहाँ पर पहले दिखा लेते हैं किधर पृथ्वी का उत्तर है, दक्षिण, ठीक है। ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है। अब इस चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण की ओर रखना है, तो हम इस मैग्नेट को किस तरीके से रखेंगे स्टूडेंट, कुछ इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पर इधर n होगा और इधर s होगा। चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण की ओर रखकर, और अगर इस कंडीशन में आप बल रेखाएं खींचते हो तो हमें दो उदासीन बिंदु प्राप्त होंगे चुंबक की अक्ष पर। ये चुंबक की अक्ष होगी, तो चुंबक की अक्ष पर दोनों ओर एक एक उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं, जिससे, और ये जो उदासीन बिंदु है समान दूरियों पर प्राप्त होंगे। जितनी दूरी पर ये मिलेगा उतनी दूरी पर हमें ये मिलता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए कि उदासीन बिंदु का मतलब क्या है। तो स्टूडेंट याद रखना, जो उदासीन बिंदु होते हैं, इन बिंदुओं पर इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, लेकिन विपरीत दिशा में होते हैं। इसी वजह से उदासीन बिंदुओं पर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं पाया जाता। अगर आप यहाँ पर कोई भी नती सुई लेकर आते हो तो वो किसी भी दिशा में रुक सकती है, लेकिन अगर उदासीन बिंदुओं की जगह आप उसे कहीं पर भी रखोगे तो हमेशा नॉर्थ साउथ में ही रुकेगी। लेकिन उदासीन बिंदु पर वो किसी भी दिशा में रोटेट हो सकती है, क्योंकि उदासीन बिंदु पर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है, ना ही पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता है और ना ही चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है। तो याद रखना स्टूडेंट, उदासीन बिंदु वे बिंदु होते हैं जहां पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के बराबर होते हैं, लेकिन विपरीत दिशा में होते हैं। इसी वजह से इन बिंदुओं पर नती सुई किसी भी दिशा में रोटेट हो सकती है। अब देखो यहां पर समझ लो, जब आप n/s बल रेखा खींच रहे हो तो उदासीन बिंदु हमें अक्ष पर प्राप्त हो रहे हैं। और एक और कंडीशन होती है स्टूडेंट n/n वाली, जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर रखकर, मतलब इधर n कर दो और इधर s कर दो, चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर रखकर जब हम बल रेखाएं खींचेंगे तो हमें उदासीन बिंदु स्टूडेंट निरक्ष पर प्राप्त होंगे। एक इधर प्राप्त होगा और एक इधर प्राप्त होगा, ठीक है। याद रखना, ये निरक्ष पर कब प्राप्त होंगे, जब आप n/n बल रेखाएं खींचोगे, ठीक है, n/n खींचोगे। अब देखो स्टूडेंट समझो, आपने अक्षीय स्थिति वाला सूत्र पढ़ा होगा मैग्नेट में। अक्षीय स्थिति में आप सभी ने एक सूत्र पढ़ा होगा, B बराबर μ0/4 पाई 2m/r3। अगर ये नहीं पढ़ा स्टूडेंट तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर उसमें आपने अक्षीय स्थिति में वैद्युत ध्रुवकाट वैद्युत क्षेत्र आपने पढ़ा होगा, E बराबर 1/4 पाई ε0 2p/r3। पढ़ा है सभी ने, तो पढ़ा होगा। अब देखो स्टूडेंट उसी से हम बनाने वाले हैं, बस कुछ नहीं है, इस कांस्टेंट की जगह हम ये वाला कांस्टेंट लगा लेते हैं, और यहाँ पर P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है तो इसकी जगह हम M लगा लेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो अक्षीय स्थिति में हमें ये वाला सूत्र मिल जाता है, आप सभी को पता होगा। अगर स्टूडेंट उदासीन बिंदु है तो उदासीन बिंदु पर मैंने क्या बोला है, उदासीन बिंदु पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक है वो चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के बराबर है। तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, इस B की जगह इस वैल्यू को लगा दूंगा, तो H बराबर क्या सूत्र बनेगा, μ0/4 पाई 2m/r3। और अगर इस कंडीशन में हम m का मान निकालना चाहते हो तो आसानी से निकाल सकते हैं स्टूडेंट कि m का मान क्या निकल के आएगा। क्लियर है सभी को स्टूडेंट, कुछ नहीं है। ये कब बनेगा स्टूडेंट सूत्र, जब हम चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण की ओर रखकर बल रेखाएं खींचेंगे तो हमें अक्ष पर दो उदासीन बिंदु प्राप्त होंगे। और अगर हमें
उदासीन बिंदु प्राप्त हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक दोनों के मान एक दूसरे के बराबर हैं और लेकिन विपरीत दिशा में हैं। इसी वजह से इन बिंदुओं पर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं पाया जाता। एक कंडीशन तो ये बन जाती है, अगर आप चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर रखकर बल रेखाएं खींचोगे तो हमें देखो निरक्ष पर 2 उदासीन बिंदु प्राप्त होंगे। कितने? 2 उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं। सेम स्टूडेंट यहाँ पर भी हम लगाएंगे, बी बराबर वही सूत्र बनेगा, बस थोड़ा सा इसमें अंतर आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यू। आप सभी को पता है अगर वैद्युत विद्युत के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष स्थिति में निकालते हैं तो यहाँ से बस 2 हट जाता है और पूरा का पूरा सूत्र सेम रहता है। और इसकी वैल्यू अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, 10⁻⁷ होता है एम अपॉन आर क्यू। और यहाँ पर बी की जगह हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट? उदासीन बिंदु है तो क्या हो जाएगा? अभी मैंने बोला आपको कि उदासीन बिंदु पर बी का मान किसके इक्वल होता है? एच के। तो यहाँ पर एच बराबर ये सूत्र बना। अगर एम निकालना चाहते हो तो एम बराबर क्या हो जाएगा? एच इंटू आर क्यू बटे 10⁻⁷। कोई भी दिक्कत नहीं स्टूडेंट, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। तो न्यूट्रल पॉइंट्स 2 होते हैं, ठीक है ना। उदासीन बिंदुओं पर हम एम का मान इस तरीके से निकाल सकते हैं, यहाँ पर भी निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू लगा के 10⁻⁷ 2m अपॉन आर क्यू। तो आप एम निकालो तो एम बराबर क्या हो जाएगा? एच इंटू आर क्यू बटे 2 × 10⁻⁷। क्लियर सभी को यहाँ तक? ठीक है, ये सूत्र याद रखना स्टूडेंट। उदासीन बिंदु अगर चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण की ओर रखकर बल रेखाएं खींचोगे तो हमें अक्ष पर 2 उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगर उदासीन बिंदु प्राप्त हो गए, उदासीन बिंदुओं का मतलब है कि वहां पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होगा लेकिन विपरीत दिशा में होगा। इसी वजह से ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे से खत्म हो जाते हैं और उदासीन बिंदुओं पर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र पाया नहीं जाता है। अक्षीय स्थिति ये वाला हो जाएगा जब बल रेखा n × s खींचोगे, और जब बल रेखा आप n × n खींचोगे तो हमें ये वाला सूत्र याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आपको इस टाइप पे कराने वाला हूँ, इसलिए इन सूत्रों को याद कर लेना। तो न्यूट्रल पॉइंट समझ में आ गया क्या होते हैं। उसका देखो स्टूडेंट, इसमें जो अगली हेडिंग है वो है पदार्थों का उनके चुंबकीय व्यवहार के आधार पर वर्गीकरण। देखो पदार्थों को उनके चुंबकीय व्यवहार के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। बहुत ही इजी डेफिनेशन लिखाऊंगा, एक तैयार कर लेना, सारी तैयार हो जाएंगी, बस सही तरह समझने की कोशिश करना कि डेफिनेशंस हैं क्या। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग डालोगे पदार्थों का उनके चुंबकीय व्यवहार के आधार पर, उनके चुंबकीय व्यवहार के आधार पर वर्गीकरण। इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक बिहेवियर, अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नेटिक बिहेवियर। तो देखो पदार्थों को उनके चुंबकीय व्यवहार के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से वर्ग हैं वो? पहला स्टूडेंट प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। रटना नहीं है, देखो मैं फिजिक्स ऐसे वे में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट कि आपको बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा। इंग्लिश में कहते हैं इसको डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, दूसरा टाइप होता है अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ। इंग्लिश में कहते हैं इसको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और तीसरे होते हैं स्टूडेंट हमारे लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ। इंग्लिश में कहते हैं इसको फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, अब देखो आपको पार्ट 2 की वीडियो रेगुलर बेसिस पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट, तो जल्दी हमारी यूनिट समाप्त होने वाला है। 2 या 3 वीडियो और आएगी, उसके बाद हमारी यूनिट पूरा समाप्त हो जाएगा। फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा वाला यूनिट रह जाता है, वो भी हम जल्दी कंप्लीट करा देंगे। फिर न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। इस यूनिट के समाप्त होने के बाद आपको जितने भी हमारे चैप्टर्स रहेगा ना न्यूमेरिकल्स के, उन्हें कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद हम अगली यूनिट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट बात करते हैं कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते क्या हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते क्या हैं और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते किसे हैं। सबसे पहले प्रतिचुंबकीय। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि जब इन्हें हम किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो ये चुंबकीय क्षेत्र से मामूली से प्रतिकर्षित होते हैं। या फिर कोई चुंबक है, ये क्या हमारी कोई चुंबक है, अगर आप इस कोई शक्तिशाली चुंबक है और इसके सिरे के समीप आप किसी भी चुंबकीय पदार्थ को, किसी भी ऐसे पदार्थ को लेके जाओगे जिसको ले जाने पर वो इससे मामूली सा प्रतिकर्षित हो, क्या हो, मामूली सा प्रतिकर्षित हो, तो ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं स्टूडेंट प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर मामूली से प्रतिकर्षित होते हैं और जब इनको किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप ले जाया जाता है तो ये उससे मामूली सा प्रतिकर्षण अनुभव करते हैं या प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन में आप लिख लोगे, ऐसे पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। एक लिख दे रहा हूँ, तीनों को उसी समझा दूंगा। ठीक है ना, कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर
चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर मामूली से प्रतिचुंबकित होते हैं। प्रतिचुंबकित होते हैं। ठीक है, जब इनको किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप लाया जाता है तो ये उससे मामूली से प्रतिकर्षित होते हैं। मामूली से बहुत कम, ठीक है ना, मामूली से प्रतिकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तथा इनका यह गुण प्रतिचुंबकत्व कहलाता है। मैं यहाँ पर कुछ पदार्थों या फिर कुछ तत्वों के नाम लिख दे रहा हूँ जो प्रतिचुंबकीय होते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, सिल्वर है Ag, गोल्ड है Au, कॉपर है Cu, NaCl है नमक, H2O भी हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। सारे लिख लें, ठीक है ना। H2B है, N2B है। तो ये सारे के सारे स्टूडेंट क्या हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। अगर आप इनमें से किसी को भी किसी चुंबक के सिरे के समीप लेके जाओगे तो ये सभी के सभी उससे प्रतिकर्षित होंगे मामूली से। मामूली का बहुत ज़्यादा कम, ठीक है ना, हमें अनुभव भी नहीं होगा, इतने प्रतिकर्षित होते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि कुछ पदार्थ, कोई भी पदार्थ ले लो, ये सपोज कोई पदार्थ है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर मामूली से प्रतिचुंबकित होते हैं, ठीक है ना, प्रतिचुंबकित होते हैं। और जब इनको किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप लाया जाता है तो ये उससे मामूली से प्रतिकर्षित होते हैं, ठीक है ना। प्रतिचुंबकित का मतलब क्या होता है, प्रतिचुंबकित लिख दो या फिर प्रतिकर्षित लिख दो, जो चाहते हो वो लिख सकते हो। ऐसे पदार्थों को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, और इनका जो गुण है इसको प्रतिचुंबकत्व कहा जाता है। क्लियर है सभी को। सेम डेफिनेशन यहाँ पर बनने वाली है। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ ना, मामूली से प्रतिचुंबकित या फिर कह सकते हैं प्रतिकर्षित। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा कर दो बस डेफिनेशन। कोई मैग्नेट है हमारे पास और किसी पदार्थ को लेके आओगे तो वो इसके सिरे के समीप लाने पर मामूली सा आकर्षित होगा। डेफिनेशन क्या कहेगी, कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की ओर, चुंबक के ओर कुछ भी कह सकते हो, रखे जाने पर मामूली से आकर्षित होते हैं, रखे जाने पर मामूली से आकर्षित होते हैं। और जब इनको किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप लाया जाता है तो ये उससे मामूली से आकर्षित, बस प्रतिकर्षित की जगह आकर्षित कर दो। पूरी की पूरी डेफिनेशन हमारी अनुचुंबकीय पदार्थ की बन जाएगी। रटना नहीं यार, एक तैयार करोगे दोनों तैयार, तीनों तैयार हो जाएंगे आपको। यहाँ पर हम कह रहे हैं ना मामूली, यहाँ पर तेजी से आकर्षित कहेंगे, बस खत्म। या मामूली सा है ना, यहाँ पर तेजी से आ जाएगा बस, और डेफिनेशन तीनों की दोनों सेम हो जाएंगी। क्या रटना पड़ेगा, कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर मामूली से प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिचुंबकित होते हैं। जब इनको किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप लाया जाता है तो ये उससे मामूली से प्रतिकर्षित होते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, और इनका जो गुण है प्रतिचुंबकत्व कहलाता है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया, सेम वहाँ पर होने वाला है। डेफिनेशन क्या है, कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर मामूली से आकर्षित होते हैं। जब इनको किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप लाया जाता है तो ये उससे मामूली से आकर्षित होते हैं, मतलब उसकी ओर आकर्षित होते हैं मामूली से। तो ये उससे या उसकी ओर कह सकते हो, जैसे चाहते हो वैसे डेफिनेशन बना सकते हो, तो मैंने अपनी तरफ से बनाई है। ऐसे पदार्थों को अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं और इनका यह गुण अनुचुंबकत्व कहलाता है। और अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, सोडियम है Na, Al है, Pt है, ठीक है, और हमारा CuCl2 कॉपर क्लोराइड है, और हमारा तरल ऑक्सीजन है, ठीक है ना। ये सारे के सारे स्टूडेंट किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, हमारे अनुचुंबकीय पदार्थ के। सारे तैयार कर लेना। कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन में इनको पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है, कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा छोड़ना नहीं है स्टूडेंट जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछा जाए और आपसे ना हो, ठीक है। तो ये भी क्लियर है। और यहाँ पर क्या लिखोगे आप, तो देखो कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर तेजी से आकर्षित होते हैं, मामूली ना है, या तेजी से आकर्षित होते हैं। और जब इनको किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप लाया जाता है तो ये उसकी ओर तेजी से आकर्षित होते हैं, तो ये उसकी ओर तेजी से आकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थों को हम लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं और इनका ये जो गुण है इसी को लौह चुंबकत्व कहा जाता है। एग्जाम्पल में लिख सकते हो, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, मैग्नेटाइट, Fe3O4 etc,
ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो आपको स्टूडेंट डेफिनेशन तैयार कर लेनी है। पदार्थों को उनके चुंबकीय व्यवहार के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौ चुंबकीय पदार्थ। एक से आप पूरी की पूरी डेफिनेशंस को बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक तैयार कर लेना, तीनों तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, इनसे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस होती हैं, अगली वीडियो में आपको वही प्रोवाइड करूंगा। इस लेसन के मैं आपको 2 वीडियोस और प्रोवाइड करूंगा, उसके साथ हमारे लेसन समाप्त हो जाएगा। देखो जितने भी टॉपिक्स होते हैं स्टूडेंट, उन्हें हम कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं, और ज़्यादातर देखना कि पूरा का पूरा जो पेपर है हम जो पढ़ा रहे हैं ना, आपको उसी में से देखने को मिलेगा। आपको सब कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं।